अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 36 स्टार्ट करते हैं जी कैफ 1 का। ये टेस्ट 4 का रिजल्ट है मेरे सामने। ये टेस्ट 4 यही है ना, कुरैशी स्टील वाला। आप लोगों की शक्लें बता रही थी कि पता नहीं क्या हो गया। 81% रिजल्ट है इसमें फिजिकल की क्लास का, और हाइब्रिड की क्लास का रिजल्ट है 72%। आप लोग जीत गए। अच्छा जी, कुछ बच्चों को ज़रा मैं थोड़ा सा डेप्रिशिएट करूँगा। अब्दुर्रहमान खड़े हो जाएं। अब्दुर्रहमान खड़े हो जाएं। तलाल भट्ट भी खड़े हो जाएं। जोया हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, चांदनी हाथ खड़ा करें। 2। आयशा 116049। नुमान अली खड़े हो जाएं। नहीं, मोहम्मद मोयुद्दीन। नुमान अली बैठ रहे हैं। मोहम्मद मोयुद्दीन खड़े हो जाए। मोयुद्दीन किधर है? हाइब्रिड में खड़ा हो जाए। ओके, इन सब बच्चों के लिए ज़रा क्लैपिंग कर दें। ये दोनों क्लासेस में पहले 3 बच्चे हैं, ठीक है जी। ज़बरदस्त। बाकी सब ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुरैशी स्टील को डिस्कस भी कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह। तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें। पहले ही बैग हो तुम पूछे बगैर। ऐसे मैंने कहना था तशरीफ़ रखें, तशरीफ़ रखें, फिर आपने बैठना था। तो सर वो जगह कम, इधर होके बैठो। तुम आहिस्ता आहिस्ता, तुम लोगों ने फ़ौरन वो खड़ा हो, तुम थोड़ा सा इज्जत दिखा दे के जगह मान ली उसकी है। हाँ, पीछे बैठ जाओ यार, एक बंदा पीछे जाए। अच्छा जी, यह क्वेश्चन होमवर्क में दिया था आपको, अटेम्प्ट किया? कंफर्टेबल हो? तकरीबन हमने 6 टॉपिक्स कर लिए हैं। कोई समझ पड़ रही है बातें? IS 16 किया, फिर 36 किया, फिर एक रूल्स बीच में एक्स्ट्रा किया, फिर हमने 23 कर लिया, 20 किया, 40 किया। कुछ समझ भी पड़ रही है या बस किया ही किया? अब ICAP के सवाल कर रहे हो आप, अब इससे ज़्यादा तो फिर मैं कुछ कर नहीं सकता। ये इसी लेवल पे आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ दस्तगीर लिमिटेड। रिक्वायरमेंट थी रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम DL's स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर 19 की, और साथ में शो कंपैरेटिव्स आल्सो, यानी कंपैरेटिव्स भी बनाने थे, ठीक है जी। ओके, रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से थी जी। रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से थी। ये पेंडिंग है ना, ये कॉन्सेप्ट असल में पेंडिंग है, इसलिए मैंने इसकी तस्वीर को मिटाया नहीं, ठीक है। कि ये OCI में जो चीज़ आनी है ये पेंडिंग है। FR 1 वालों को, जब प्री वालों को पढ़ा रहा था ना, तो उनको ये कहा था कि ये पेंडिंग है, और ये मैं स्टेटमेंट इक्विटी के टॉपिक में जाके आपको पढ़ाऊंगा, और वो ये सारी बात है। ये सारी बात इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये वही OCI वाला कॉन्सेप्ट ही है, अगर आप गौर से, तो इसलिए ज़रा एतमाद रखना है आपने। जब मैं कह रहा हूँ पेंडिंग है, तो मौका आने पर इंशाल्लाह हम कर लेंगे, ठीक है। कहाँ थे हम? यहाँ थे हम। अच्छा जी, कल वाला क्वेश्चन कौन सा? वो कर लेते हैं यार, काम में मैं कुछ जा रहा हूँ कहीं पे। ये अब कर लें, अब मैं इस तरफ आ गया हूँ, कर लेते हैं, उसके बाद वापस चलते हैं, ठीक है। वो कोई नहीं हो तो बस सब नोट्स ही बनाने हैं। वो जब पेंडेंसीज की तरफ जाना था ना, मैंने कहा चैप्टर ओपन करो, ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए, जो 2-4 बातें नहीं पढ़ी वो ज़रा बता दो कि ये क्या है। उसमें भी डिस्क्लोजर्स ने भी आना था, तो मैंने नोट पे चला ही जाना था, तो वो चलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद कुरैशी स्टील करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हमने बाज़ाब्ता तौर पे मंडे को शुरू कर देना है। लेकिन मैं फिर भी वीकेंड पे आपका टाइम थोड़ा सा सेव हो जाए, मैं इन्वेंट्रीज़ की रिवीजन आज रात को जाते हुए कह जाऊंगा, यूट्यूब पे अवेलेबल करवा दूंगा, और इन्वेंट्री की रिवीजन ऑनलाइन वाले बच्चों को पोर्टल पे अवेलेबल कर दूंगा। तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुकून से लम्बे पे आ जाना आराम नाल, ठीक है, और मोबाइल पे देख लेना, ज़रा सुन लेना एक बार। उससे फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो एक लेक्चर में हुआ या 2 में हुआ, वो मैं इकट्ठे ही अपलोड कर दूंगा इन्वेंट्री की रिवीजन, ताकि वो जितने भी बच्चे जिन्होंने इंट्रो नहीं पढ़ी होती वो उनके लिए अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपने वो लाजमी ले लेने हैं। तो फिर मैं देखूंगा आपकी क्लास लेने के बाद कि अब उसका क्या हमने करना है, उसके लिए अलग टाइम लगाएं या ना लगाएं। ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ज़ाहिर है वो जिन बच्चों ने पहले पढ़ा है उन्हीं की, वही बच्चों की रेक्टिफिकेशन कर लिया है ना, ठीक है।
तो मंडे को फिर मैं शायद फिक्स एसेट की रेक्टिफिकेशन जो भी होगा, फिक्स एसेट वाली रेक्टिफिकेशन मैं अपलोड कर दूं या सिर्फ इन्वेंट्रीज का टॉपिक। मैं चाह रहा हूँ रेक्टिफिकेशन तो मैं खुद ही सिखाऊं एक बार, लेकिन जो ये इंट्रो के कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्वेंट्रीज का टॉपिक हो गया, बैड डाउटफुल डेट का टॉपिक हो गया, बीआरएस तो अभी तक मैंने प्री वालों को भी नहीं कराया, वो आपको कराने का सोचा हुआ है कि आपको करा के उनको अवेलेबल करूंगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो इंट्रो की रिवीजन्स हैं, ये मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा यूट्यूब पे। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि आप लोग सुनकर आएंगे तो अगले लेक्चर के अंदर वो काम कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये नहीं कहना कि करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक चल रहा है तो इन्वेंट्री तो कोई नहीं है हमारे सिलेबस में। सर किताब के अंदर दिखाएं, सर किताब में दिखाएं ना, हमें कंटेंट्स में दिखाएं। इन्वेंट्री IS2 कहाँ है, वो होगा तो हम पढ़ेंगे, वरना हम क्यों ये फजूल में इजाफी लेक्चर पढ़ें। आप आके करेक्शन में देखोगे हर सवाल के अंदर उसकी एडजस्टमेंट्स होंगी, फिर क्या करोगे आप, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बैड डाउटफुल डेट सर कंटेंट्स में दिखाएं, ये होगा तो हम करेंगे, नहीं करें फिर करेक्शन ऑफ एरर के अंदर बैड डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट्स आएंगी, फिर क्या करेंगे, ठीक है। फिर लेक्चर लेंगे वापस जाके। तो इसलिए आज मैं बस, मुझे ये साकिब को बुला दें यार, हाँ नहीं साकिब को बुला दें ताकि मैं उनको भी लिखवा दूं। इस क्लास के बाद वो मुझे याद करा देंगे, मैं उन्हें आइडेंटिफाई कर दूंगा कौन कौन से लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल करने हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो आज शाम को हो जाएंगे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, आज रात में, कल रात में सुन लीजिएगा, परसों आने से पहले पहले, ओके ठीक है। अच्छा जी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनानी है तो सबसे पहला काम ये किया करो बच्चों कि आप लोग ये एक्सट्रैक्ट्स उसने मांगे हैं तो ये एक्सट्रैक्ट्स बना दो, ठीक है ना, ओके। ये एज ऑन बना करती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट को कहते हैं, ठीक है ना, और इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, ओके। अच्छा, उसने वैसे स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम ही कहा हुआ है या क्या कहा हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कम्प्रिहेंसिव, चलो ये भी अच्छी बात है। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम में प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम भी होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको एक चाती मरवाई थी, थोड़ी देर पहले ये देखें, ये इसके अंदर एक पूरा सवाल रिवैल्यूएशन का आपका किया हुआ सवाल मैंने दोबारा कराना है। इसमें ये देखो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, अदर कम्प्रिहेंसिव इनकम भी है, चेंज इक्विटी के टॉपिक में जाके हमने ये पढ़ना है। इसलिए प्लीज मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने पेंडिंग किया तो आपने भी पेंडिंग ही रखना है, वो वक्त आने पे इंशाल्लाह ये चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन सवाल ने जो रिक्वायर किया था मैंने वो फॉर्मेट पूरा बना दिया, ओके ठीक है ना। अच्छा चलें जी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू नॉन करंट एसेट्स ऑफ दस्तगीर लिमिटेड। डीएल परचेज द स्पेशलाइज्ड व्हीकल फॉर 370। सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, काम की चीजें। डीएल यूजेस कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक्सेप्ट फॉर स्पेशलाइज्ड। अच्छा, ये जो पहला पढ़ रहे थे इस पे रिवैल्यूएशन मॉडल लगता है, ठीक है जी। डीएल ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एनुअल बेसिस। कौन सी एंट्री, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट इज रिकॉर्डेड एज। जितने सवाल भी अभी तक किए हर एक में बताता है, वो बताता है भाई, वो खामोश नहीं रहेगा, वो बताएगा वो, ठीक है। जो भी काम करना है वो अभी तक, अब तीसरा चौथा सवाल पास पेपर का कर रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट ग्रांट ने आकर हिट किया। और हर मंडे लिमिटेड वाला सवाल होमवर्क में दिया था आपको, आज का होमवर्क है, उसके अंदर आप पढ़ोगे ना तो गवर्नमेंट ग्रांट ने आना है, तो फिर साथ ही उसने ये भी बताना है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। ऐसे जरा दिल कर रहा था छाती मारने का जी, मार लेते हैं, चलो फिर देखेंगे वक्त आने पे, आप सवाल ट्राई करना। अच्छा जी, तो क्या कह रहे हैं जी, गवर्नमेंट ग्रांट को हम डेफर्ड इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और हर साल उसमें से कुछ हिस्सा इनकम में जाता है, पता है ये ट्रीटमेंट आता है हमें, ओके। ये सिर्फ लंबा करने का भाई सिर्फ इसमें मेरा मकसद यही होता है टॉपिक को लंबा करने का, कि जब पहले दिन दूसरे दिन चीज़ें नहीं कंफर्टेबल कर रही होती हैं आपको, आहिस्ता आहिस्ता जाके आपको समझ आना शुरू होती हैं। तो इसीलिए आज फिर वही बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने करेक्शन ऑफ एरर को आज छेड़ा नहीं है। हाँ, इन्वेंट्रीज का टॉपिक इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, जो मंडे को सब लेकर आएंगे लेक्चर, ठीक है। और वो जो नोट्स बनने हैं ना, उसके अंदर किताब के अंदर क्वेश्चन मौजूद है लेक्चर नोट्स के एंड पे, ठीक है, जो मैंने करवाने हैं, तो 1 हो 1.5 हो मैं मर्ज कर दूंगा उसको लेक्चर को, ठीक है ना। तो वो नोट्स में क्लास के बाहर टीए को खड़ा करके चेक करूंगा, वो नोट्स जिस बच्चे के रजिस्टर के ऊपर बने हुए होंगे क्लास में उसी को बैठने दूंगा मंडे को, ठीक है ना। मेरा अपना चेक भी तो होगा ना, जाहिर है कि कुछ ना कुछ करके आए हैं या नहीं करके आए हैं, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह वो बाय हुक और बाय क्रुक
बेटा नोट्स, ये लेक्चर नोट्स किताब के एंड पे जो लेक्चर नोट्स है ना, जो हम ऐसे ओपन करके छोटी छोटी चीज़ें वहीं से सीखते हैं और फिर आके पास पेपर करते हैं, वहीं पे आपको किताब का ही रेफरेंस मिलेगा, टेंशन नहीं ले। आप बस लेक्चर सुन लेना टाइम निकाल के, और कुछ नहीं करना आपने एडिशनल, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट इज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज कैरीड एट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज कैरीड एट फेयर वैल्यू मॉडल। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए फेयर वैल्यू मॉडल है, गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड लायबिलिटी बनाते हैं, और स्पेशलाइज्ड व्हीकल आइए 16 में पड़ा है, उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखा हुआ है। ये तीन ही तो एसेट थे बस। चलो, स्पेशलाइज्ड व्हीकल, डीएल परचेज स्पेशलाइज्ड व्हीकल फॉर 370 मिलियन। स्पेशलाइज्ड व्हीकल 370 मिलियन का खरीदा है ऑन यकम जुलाई 17। द व्हीकल्स हैव एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 year with residual value of 30. The revalued amount on 31 दिसंबर 18 and 19 were 302 and 290 respectively. There was no change in useful life or residual value. कितनी इंपॉर्टेंट लाइन थी जो रिवैल्यूएशन में स्टार्ट में आपको एक दिन करवाई थी, एक छोटे से सवाल के अंदर उन्हीं लेक्चर नोट्स में, कि ये जो लाइन लिखी होती है ना, देयर इज नो चेंज इन, मतलब उसका मतलब ये नहीं होता कि ओरिजिनल लाइफ अगर 10 साल थी तो ये 10 साल ही रहनी है। मतलब ये कि आपको रिमेनिंग निकालने के लिए ओरिजिनल वाली 10 को यूज करके जो पास होगी वो माइनस करनी है। आपने हर पास पेपर के सवाल के अंदर अभी तक जितने आए ये देखा है, जितने आगे आएंगे वहां पे भी यही देखेंगे। ये लाइन लिख कर दी हुई होती है कि जो 10 साल की ओरिजिनल लाइफ है, अगर आप 17 में ले रहे हैं तो 18 के एंड तक साल या 1.5 साल जो गुजर गया है वो 10 में से माइनस करके ऑनवर्ड्स रिमेनिंग लाइफ वो निकालोगे, आपने निकालनी है, ठीक है। इसका मतलब ये कतन नहीं होता कि 10 है तो हर रीवैल्यूएशन पे 10 ही ले जाना है, 10 ही ले जाना है, ये मतलब नहीं होता। ये बात कई बार क्लास में हो चुकी है, ठीक है। चलो जी, खत्म हो गया जी व्हीकल खत्म हो गया, व्हीकल की वर्किंग शुरू हो गई। यकम जुलाई 17 पर कितनी कॉस्ट थी बता दें जी? 370। अच्छा, डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 370 माइनस रेजिडुअल वैल्यू। हाँ, स्ट्रेट लाइन मेथड है। सवाल में कहीं लिखा हुआ स्ट्रेट लाइन मेथड? ना लिखा हो तो स्ट्रेट लाइन ही होता है। जमाइयां क्यों ले रहे हो भाई? हैं अगला भाई तो कमजोर सा तो है जी। 370 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ, ठीक है। ये एक साल की डेप्शन है। 31 दिसंबर 17 तक पहले साल में पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ तो इंटू 6/12। ये हाइब्रिड वाला भाई कहाँ निकल के गया? वापस आया तो मुझे याद कराना, मैंने इससे पूछना है जी। कितना जी बुक वैल्यू? अच्छा, अब 31 दिसंबर 18 पर हमारा एसेट रीवैल्यू हुआ है। 90 का तो करांगे ना जी, लेकिन 31 में 18 तक पहुंचाना पड़ेगा, ईयर एंड रीवैल्यूएशन है। तो पहले क्या करेंगे? डेप्रिशिएट, ठीक है जी, कर देते हैं डेप्रिशिएट। 31 दिसंबर 18 370 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 10 और पूरे साल की डेप्रिशिएट। अच्छा, इसका मतलब यह है कि वक्त बच सकता था। वक्त कैसे बच सकता था? यकम जुलाई, देखें एंट्रीज किस साल, उसने हमसे कहा है कि बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट बनाओ 18 और 19 की, तो 17 की तो उसने नहीं मांगी थी, ठीक है। 18 की मांगी थी। 18 की डेप्रिसिएशन अलग से, वर्किंग में डायरेक्ट करो तो फिर गलती ना करना, लेकिन गलती हो सकती है इसलिए डिटेल ही रखें। शॉर्टकट लग सकता था पर थोड़ी गलती के चांसेस हैं जी। बोले 34। लो भाई, रिवैल्यूएशन का दिन आ गया। अच्छा बेटा, एक बच्चे ने बोल दिया तो बस ठीक है, बता दिया, पता लग गया जी। तो 31 दिसंबर 18 पर 302 पर उठाकर ले जाओ। 302 पर तो रीवैल्यूड अमाउंट आ गई 302। 319 से 302 पर पहली बार ही लॉस आ गया। कोई नहीं, कई बार आया था हमें जी। रीवैल्यूएशन लॉस, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन लॉस कितना आ गया? बैलेंस 70, सीधा ही लॉस, ठीक है जी। उसके बाद फिर 31 दिसंबर कब हो रहा है रीवैल्यू? 19 पर। चलो पहले यहां 19 तक ले तो हैं। तो अब 302 ने डेप्रिशिएट होना है और रेजिडुअल वैल्यू नहीं बोला, रिवाइज हुई है तो वही 30 लोगे, याद है पहले भी बात हुई थी। डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे, ये कम जनवरी 31 दिसंबर 18 पे खड़े होगा
तो 1 जुलाई 17 को एसेट खरीदा, तो 31 दिसंबर 17 तक 6 महीने, 31 दिसंबर 18 तक 1.5 साल, 1.5 साल। तो 10 में से 1.5 गुजर गया, रिमेनिंग। तो ये रिमेनिंग वाला काम एक सवाल में चेंज करा दिया था शुरू में, तो उस वक्त से लेकर अब तक इत्तेफाक ही नहीं हुआ था, चलो आज देख लिया हमने, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो 8/5 से डिवाइड कर लिया हमने, और ये हशर है, नशर भी करना पड़ेगा आपको, डिवाइडेड बाय 8.5। जी बोले 32 + 2 जी 270, 15 नेगेटिव। अब दोबारा से एसेट रीवैल्यू हुआ और इस दफा 290 पर चला गया, तो 290 पर आए तो 20, अच्छा 5 ही बनता था, चलो जी 290 पर आए तो 20 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, लॉस भी आ सकता है, सरप्लस भी। ठीक है, अब इसने सबसे पहले इस लॉस को नील कर दिया, रिवर्स कर दिया, बाकी 5 का सरप्लस रह गया। ठीक है, अब किस वक्त से एंट्रीज रिक्वायर्ड हैं? 17 से 18 से, 17 से या 18 से? तो यहां से कहानी शुरू होती है जी हमारे सवाल की, हमारे लिए रेलेवेंट लें जी, ये सारा येलो पोर्शन ये हमारी एंट्रीज में आएगा। 31 दिसंबर 18 तक पहले लाना भी है, इसलिए मैंने डेप्रीसिएशन की एंट्री को भी हाईलाइट कर दिया है। क्या ख्याल है, 18-19 ही है ना, दोनों साल हैं कि नहीं? अच्छा, अब 31 दिसंबर 18 के साल की डेप्रीसिएशन कितनी है बताओ, बोलो जी, जरा ध्यान से देखो, 34 ही है। 34 कैसे है? पहले साल 17 है, दूसरे साल 34 हो गई। ठीक, अच्छा जी, अब पता ये चला कि हमारी ये वाली फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाया करती है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के नाम से। बड़े ध्यान से देखने वाला ये सवाल है, इस तरह की बातें बहुत सी पता लगेंगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेप्रीसिएशन आ गई स्पेशलाइज्ड व्हीकल की। जी बेटा, रीवैल्यूएशन कब होगी? पहले डेप्रिशिएट करना है इस साल में, किसने पूछा? तो ट्रांसफर अक्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस होता है या डेप्शन एक्सपेंस का बैलेंस होता है? बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एंट्री करते हो डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट। वो एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंट हुआ और उसको रख दिया जाके अक्यूमुलेटेड डेप्शन में। अब ट्रांसफर क्या होता है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ट्रांसफर होता है? नहीं, तो वो अपनी जगह पे चला गया एक्सपेंस। एक्सपेंस जा चुका है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। शायद पहली बेसिक क्लास ही आप भूल गए हो, जिसके अंदर मैंने आपको डेप्रिसिएशन एसेट का अकाउंट बनवाया था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अकाउंट बनवाया था और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनवाया था। ठीक है जी, ये एसेट का अकाउंट है। 100 रुपए का एसेट खरीदा आपने, 31 दिसंबर 10 पर ये 100 रुपया है। ऐसे ही अगले साल ये 100 ही है और 31 दिसंबर 11 पर भी 100 ही है। ठीक है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 10 रुपये मिसाल के तौर पे है, तो पहले साल के एंड पे, अच्छा ये कम्युनिकेशन नीचे है, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ठीक है जी, ये 10 कैरी डाउन प्रॉफिट एंड लॉस में जाता था एक्सपेंस। ठीक है, अगले साल ब्रॉड डाउन कुछ नहीं होता था। ठीक है, उसके बाद ये कैरी डाउन 10 जो है ये बैलेंस शीट में 100 से नेट होता था और अगले साल फिर ब्रॉड डाउन भी बनता था। ठीक है, अब अगर आपने इस साल में रीवैल्यू करना है, चलो उससे अगले में करते हैं। अगले साल फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट हुआ, ये कैरी डाउन अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में 10 चला गया। ठीक है जी, और ये क्लोजिंग कितना हो गया? 20। अब अगर आपने इस एसेट को अगले साल में रीवैल्यू करना है तो आप एंट्री करते थे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। ठीक है ना? नहीं नहीं, अब समझा, अब घर पे पहुंचा के आऊंगा अब मैं।
जी जी ठहर जाओ। ब्रॉड डाउन 100 जी। आपने कहा जी एसेट को रीवैल्यू करो, हमने कहा पहले इसको ट्रांसफर करो एसेट अकाउंट में, ठीक है। फिर जी इसको जी 30 रुपए बढ़ा दो जी, 30 रुपए से रीवैल्यूएशन सरप्लस। आप समझ आई कुछ? अब ये 30 रुपए से बढ़कर क्लोजिंग कितना आ गया? अब 110 ने अगले साल डेप्रीशिएट होना है। अब ये जीरो हो चुका है। क्या जीरो हुआ? डेप्शन एक्सपेंस। वो तो वैसे ही फॉर द ईयर हर साल आ रहा था भाई, तो इस साल की नई डेप्शन निकलेगी, वो नई डेप्शन फिर इस साल का एक्सपेंस बनेगी। अब वो भी देख ही लो। मैं तो कहता हूं क्या अब रह गया पीछे? पहली क्लास ही भूल गए यार, तुमने ऐसी बात कर दी, मेरा दिल जो है वो जख्मी कर दिया तुमने ये बात पूछ के यार। उफ अल्लाह जी। 110 पे एसेट पहुंच गया। लेट्स से इसकी डेप्रिसिएशन आनी है 15 रुपए। अब मिसाल ले रहा हूं, ठीक है। तो 15 रुपए से डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। बोलो कुछ समझ आई है? नहीं, सारी आनी चाहिए थी। अब तो ये 15 का एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट भी बना देता हूं। बोलो हाँ क्लियर है? अच्छा चलो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 34 रुपए का 18 में एक्सपेंस आएगा, ठीक है जी। और अगली बात एक शॉर्टकट बताऊं, मत सोचो एसेट कितने का खरीदा, कितना डेप्रीशिएट हुआ। हमेशा के लिए याद रख लो कि जो ये बुक वैल्यू है 31 दिसंबर 2018 की, अच्छा अभी तो है, आगे रिवैल्यूएशन भी है, ठीक है। नहीं अभी नहीं, आगे बताता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी 31 दिसंबर 2018 पे एसेट पहुंच गया। बोलो अब इस दिन क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन की एंट्री पहली क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। दूसरी एंट्री जी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट, ठीक है जी। अब रीवैल्यूएशन, ओहो चलो रीवैल्यूएशन सरप्लस तो आया ही नहीं, टेंशन ही कोई नहीं, फिर तो टेंशन ही कोई नहीं। रीवैल्यूएशन पे तो लॉस आ गया, और लॉस कहाँ जाता है जी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे आके आपने लिखा रीवैल्यूएशन लॉस। सरप्लस तो नहीं आ सकता इधर, रिवर्सल ऑफ लॉस। चलो फिलहाल रीवैल्यूएशन लॉस लिख लेते हैं, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन लॉस कितना जी? 17, ठीक है जी। और एसेट क्या हो गया? क्रेडिट। अब आपको एक परेशानी लाहक हो रही है, वो ये कि बैलेंस शीट में सर ने कुछ लिखा नहीं। हालांकि कितनी एंट्रीज बनती हैं, पहले हम पिछले साल की बुक वैल्यू लें यानी कि 319, फिर उसमें से नहीं सॉरी 353, फिर 353 में से आप 34 की डेप्शन माइनस करें, फिर वो पहुंचे 302 पे 319 पे, फिर उसको कंपैरिजन, पहले ट्रांसफर की एंट्री करवाएं सर अकाउंट में, डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट, फिर ये लॉस रिकॉर्ड करें। कुछ भी नहीं किया बैलेंस शीट में जाके। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि जो वर्किंग में 302 आ रहा है ना, इसको उठाकर ले जाएं बैलेंस शीट में क्लोजिंग। जो मर्जी करना है वो कर लें। आप सिर्फ आप लोगों की जात की खातिर एक बार मैं ये कर भी देता हूं सारा काम, ठीक है। सिर्फ आप लोगों के लिए, ओनली फॉर यू गाइज, ठीक है जी। इधर देखो मैंने क्या कहा कि स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग से क्लोजिंग उठाओ, सारी एंट्रीज करने के बाद भी जिस नतीजे पहुंचना है ना वो यही होना है। चेक करते हैं ऐसे कैसे, मजा तो नहीं ना आता ऐसे जी। नॉन करंट एसेट्स में स्पेशलाइज्ड व्हीकल पे का वो घर भी कुछ कर लिया करो यार जी। चलो मैं 17 से बनाता हूं, ठीक है यार। अब इसकी याद 370 का खरीदा, ये जबानी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट डन हो गया। फिर 17 की डेप्रिसिएशन की, डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट हो गया जी। डेप्शन एक्सपेंस 17 में डेबिट हुआ होगा, मेरे सामने नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक्यूमुलेशन क्रेडिट हुआ होगा। एसेट आ गया होगा 353 पे, इसकी इजाजत है। अब 353 2018 के अंदर मैंने 353 से स्टार्ट किया है। वो जो पिछला यहां पे अगर बना हुआ होता, यहां पे 17 होता तो वो 353 यहां आ रहा होता, उससे आगे, ठीक है। अब सारी एंट्रीज करते हैं। पहली एंट्री जी, पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड, नहीं पहले डेप्शन तो कराओ। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 34 से डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ये वो सारी एंट्रीज जो तरतीब वार करते थे, इस तरह की एंट्रीज
ये चल यार मेरा मैसेज ही कहीं गुम हो गया। पॉज करें यार, पॉज करें, मैं लब के ले आना। अच्छा जी माजरत, वो मुझसे एंट्रीज तो मुझे नहीं मिली, लेकिन ये याद होगा आपको वो जो सारी एंट्रीज हम करते थे, ये 3 रिवैल्यूएशन वाला सवाल जिस तरह से होता था, तो मैं कहता था ये रिवैल्यूएशन का सवाल, फिर बातें नहीं, आपस में बातें क्यों करते रहते हो यार, चुप करके बैठो। तो वो एंट्री सारी मैं बोल रहा हूं और यहां पे परफॉर्म कर रहा हूं, वो एंट्रीज जनरल एंट्रीज की फॉर्म में नहीं लिख रहा, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं है इससे। पहली एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, बल्कि उससे पहले सॉरी 18 के साल की डेप्रीसिएशन की, ये तो एंट्री जबानी कर ली ना मैंने, तो सामने नहीं आई। अब पहले डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कर लो या एसिड क्रेडिट कर लो, होगी एंट्री। अब ये रेंट पे ये पहुंच गया 319 पे। अब इसको करना है रीवैल्यू, रीवैल्यूएशन की पहली एंट्री, हाँ बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, तो वो एंट्री यहां पर तो प्रेजेंट करने की मेरे ख्याल में जरूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी किस पे पड़ा हुआ है, ये मैंने बुक वैल्यू पे बना लिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट एंट्री समझ आइए क्या कहा है मैंने, अगर वो करना है तो एसेट अलग एक्सप्रेशन अलग रखनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो वो मैंने वैसे ही बुक वैल्यू पे रखा हुआ था। अच्छा अब सरप्लस, ये लॉस आया, लॉस की एंट्री करो, एसेट क्रेडिट कितने से, 17 से, और लॉस एसेट क्रेडिट और लॉस रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, ठीक हो गया। और उसके बाद अब साल खत्म हो गया, आप जरा मुझे बताओ क्या आ रहा है आंसर, ये कैलकुलेटर पे करो, टोटल 353 माइनस 34 302 आ गया। तो इतना कुछ करने के बाद अभी तो शुक्र करो एसेट की कॉस्ट अलग एक्यूमुलेशन अलग नहीं पड़ी, वरना वो एंट्री भी आती है एक्यूमुलेशन के ट्रांसफर वाली, ठीक है ना। तो सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली पहुंचे कहां पे, जो 31 दिसंबर 18 का क्लोजिंग इस वर्किंग में नजर आ रहा है वही बैलेंस शीट के अंदर आएगा, उससे आगे पीछे एक चीज नहीं जा सकती। इसी तरह से ये 17 का लॉस, ये तो कहीं जाता ही नहीं, ठीक है, इसको छोड़ो, मैं सरप्लस की बात करने लगा था, ठीक हो गया जी। तो इसलिए इधर देखो सारे इधर देख लो, सारे इधर, ऐसा काम कभी भी करने की जरूरत नहीं। अगर आपने डिटेल्ड वर्किंग कर ली है और उसने आपसे बैलेंस शीट मांगी है, तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंसेस जाते हैं, तो एसेट के अकाउंट का क्लोजिंग 31/18 के सामने देखो और 302 लिख के डन जी, सही है। अच्छा नेक्स्ट 19 का साल शुरू हो गया जी, अब तो काफी डायरेक्ट काम कर रहे हैं, ठीक है जी। इसकी कोई एंट्री होती नहीं है, ये हमने कर दी है, ठीक है, वो +2 की नहीं होती। बहरहाल ये देखो ये एंट्री हो गई है। ये रिवैल्यूएशन लॉस कहाँ गया है बता दो जरा मुझे, ये रिवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में, डन जी, ओके। अच्छा जी, ये एसेट था, एसेट में से 17 लॉस माइनस और एसेट इस पर आ गया बैलेंस शीट में, बस ठीक है, ओके। अब ये 17 कहीं नजर नहीं आ रहा था हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बस उस फॉर द ईयर फिगर नजर आता है, आगे फिर कहीं नहीं जाता। वर्किंग में इसलिए रखते हैं, प्रूफ किया था अगर ये +2 ना करें तो एंड पे जाके ना लॉस या प्रॉफिट की जो फिगर है वो गलत हो जाती है। तो ये सारी चीजें प्रूवन है, बस अब छोड़ो, अब तो बस ये याद है +2 की एंट्री नहीं करते, पर्चे तक जाते जाते इतना ही याद रहता है, ओके। अच्छा नेक्स्ट जी 19 का साल शुरू होता है जी। 19 के साल में पहली एंट्री क्या हो रही है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। चलो मुझे बताओ जी, ये 32 कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है जी। अच्छा और इस 2 की क्या एंट्री होगी, इसने कहीं नहीं जाना होता, इसको कुछ नहीं कहते, ठीक है। चलो फिर ये काम कर लेते हैं जी। 32 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, 32 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ठीक है, और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, या आप क्यों मुसीबत में पड़ रहे हो, मैंने तो सिखा दिया है 31 दिसंबर 19 की जो फिगर 290 आ रही है, जो मर्जी जोर लगा लो, घर जाके एंट्रीज कर लेना, लेजर्स बना लेना, अल्टीमेटली 290 पे ही पहुंचोगे। तो इतनी मुसीबत में कौन पड़े, क्लोजिंग बैलेंस उठाओ, उठा के बैलेंस शीट में लिखो, ठीक है ना, ओके। चलो तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में 32 चला जाता है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। अब इसकी एंट्री देखो, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। एंट्री क्या हो रही है दोस्तों, एंट्री हो रही है एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। ये याद रखना, ये जाया करता है हमेशा ओसीआई में। इसके आज तक फिलहाल अब मैंने दिखा दिया कि बड़ी तफसीली बात है, पूरा एक लेक्चर मेरा उधर लगा, परसों का लेक्चर था या कल का लेक्चर था,
ठीक है। कल का एक लेक्चर पूरा लगा इस बात के ऊपर मेरा प्री में, आपको ईद के बाद इंशाल्लाह ये मैं उम्मीद है पढ़ा रहा हूँ, या उससे पहले भी हो सकता है किसी दिन पढ़ा दूं, ठीक है, आधा घंटा कहीं पे देखकर, या वो प्योर फुल फ्लेज लेक्चर अवेलेबल भी हो सकता है इन आने वाले दिनों में। बहुत आसान चीज है लेकिन अभी नहीं, वो तब पढ़ानी है जब आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी पढ़ा रहा हूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होता है ना, कि पूरी बातें जहां पहुंचानी है वहां पहुंच जाए। फिलहाल सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ये ओसीआई से अलग चीज है। प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट की फिगर तक है, रियलाइज्ड प्रॉफिट्स इसमें होते हैं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अदर कंप्रिहेंसिव। बस इससे ज्यादा फिलहाल याद भी नहीं रखना, ये भी याद मत रखो, ये भी जब वक्त आएगा इंशाल्लाह याद भी करा लूंगा मैं, ठीक है ना। तो अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर इसने जाना है और वहां से होकर जहां पे आपने सीखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी में ही जाएगा, बस प्रेजेंट यहां से होना है, सिर्फ इतना से याद रखना है। ओके जी, तो ये 5 ओसीआई में चला गया और ये तो एंट्री क्या पड़ रही है, देखो, नहीं 15 की एंट्री होती है, ये क्या एंट्री पड़ती है, ये एंट्री होती है एसेट डेबिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब ये एंट्री पास करते हैं, एसेट की एंट्री नहीं करते, पता है क्यों, एसेट का तो ये 290 खड़क करके बैलेंस शीट में, ठीक है जी, क्लोजिंग, ये 5 भी खड़क करके इक्विटी में, तो एक एसेट साइड की चीज, एक ये रेडी स्टेडी एप्पल गो फिगरें मौजूद है, बैलेंस शीट मांग ले ऐसे करके, उधर क्लोजिंग बैलेंस मांग ले, सरप्लस का मांग ले, कहे रियल सरप्लस क्लोजिंग बताओ, 5 लिखने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, एंट्री करने की जरूरत नहीं, कह दे एसेट का स्पेशलाइज्ड व्हीकल क्लोजिंग बैलेंस बताओ 31 नवंबर 19 पे 290, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ घर जाके कर लो, यहीं पहुंचोगे। लेजर बनाओ, स्पेशलाइज्ड व्हीकल, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड एप्शन, रीवैल्यूएशन सरप्लस, शुरू से लेके एंड तक जितनी जिंदगी है आप उतनी जिंदगी के लेजर्स बना लो, नतीजे इसी पे पहुंचोगे, इसलिए बस इसी को याद रखना है आपने, ठीक है। चलें, ठहर जा यार, 31 नवंबर 19 पे स्पेशलाइज्ड व्हीकल ने नजर आना है 290 का, और इक्विटी के अंदर रीवैल्यूएशन सरप्लस ने नजर आना है 5 का, ठीक है। लेकिन बस इतनी सी बात थोड़ी सी जो मैंने अभी नहीं समझाई, वो क्या है, ये 5 जो है फॉर द ईयर अगर रोज हो तो ये ओसीआई से होकर इक्विटी में पहुंचेगा, ठीक है। ये बात अभी बस आपको हजम नहीं होनी, इसलिए ये क्या है, ये देखो FR1 वालों को भी क्या कहा था, पेंडिंग, ये क्या है, पेंडिंग। आपने ये नहीं समझना, बस इधर देख लो, 19 के साल में ओसीआई में रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आ रहा है स्पेशलाइज्ड व्हीकल का, कितना जी, 5, ठीक है जी, पिछले साल कुछ भी नहीं था, ओके, और ये 5 यहां से होकर यहां पे पहुंच गया। अब ये क्या हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार है माजरत के साथ, ठीक है। वो सिर्फ 1 हफ्ते का, सिर्फ करेक्शन ऑफ एरर बीच में रह गई है अब, ठीक है। वो फासला जब तय होगा, मैंने स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी शुरू करना है, तो पहले बेसिक लेक्चर के बाद मैं आपको इंशाल्लाह ये बात सिखा दूंगा, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है, फिलहाल नहीं। ओके जी, अब देखो भाई कितना आसान हो गया काम। 32 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस में चले गए डेप्रीसिएशन के, उसके बाद ये 20, मैंने कहा एसेट की कोई फिगर लिखो ही नहीं, क्लोजिंग उठाकर लिखो। आप कहते हो नहीं जी नहीं, हम तो 302 से शुरू करेंगे, मैं कहा ठीक है, फिर पहले डेप्शन करो 32 की, फिर ट्रांसफर करो डेप्शन, फिर सरप्लस लॉस रिकॉर्ड करो, अल्टीमेटली 290 पे ही पहुंचोगे। करके देख लो, घर जाके आपका होमवर्क है, स्पेशलाइज्ड व्हीकल का आपने लेजर बनाना है, एसेट अकाउंट कॉस्ट पे या रिवेल्ड अमाउंट पे, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग रखनी है, सरप्लस का अकाउंट भी अलग बनाना है, ठीक है। ये तीनों अकाउंट्स बनाकर ये रेलेवेंट डेट्स पे क्लोजिंग देख लेना, इससे आगे पीछे एक लफ्ज नहीं होगा, तो आसानी है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो एसेट साइड से मैंने कहा क्लोजिंग्स आपने नहीं उठाने, ठीक है। एसेट साइड में सिर्फ डेप्रीसिएशन, ये असल में एसेट नहीं है, नहीं तो डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट है, वो तो हम इसको वर्किंग के अंदर एसेट में से माइनस कर देते हैं ना, ठीक है। तो एसेट को हिट शिट नहीं करना, एसेट क्लोजिंग उठा के एसेट में लिख देना सुकून से, ओके। अच्छा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में 32 चला गया, +2 की एंट्री नहीं होती, सरप्लस आया, एसेट को डेबिट नहीं करते, एसेट को तो क्लोजिंग उठा लेते हैं, ठीक है। रीवैल्यू सरप्लस जिस साल आए ओसीआई से रूट होके इक्विटी में चला जाएगा। ये क्या है, ये अभी नहीं पता, ये पेंडिंग है कॉन्सेप्ट, ये बस ऐसे ही लिख लें, सिर्फ ये एक चीज ही नजर आ रही होनी थी पूरे सवाल में जो आपको परेशान करनी थी, इसलिए मैंने पहले इसी की बात कर ली, ओके। नेक्स्ट, और 15 रुपए से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया,
क्रेडिट। 15 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया जी, क्या हो गया जी, क्या हो गया जी, रीवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है, रिवर्सल ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस भी हो सकता है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां गेन लिख रहा हूं, गेन ही लिख दें, गलती कोई नहीं करेगा आपकी, ठीक है। हमने कहा था ये गेन नहीं है, ये प्रीवियसली बुक्ड लॉस का रिवर्सल है, लेकिन जरा वहां आसानी हो जाती है, मैं रीवैल्यूएशन लिख दूं ना आगे, गेन स्लैश लॉस। आपको जी सर पहले लॉस लिखा आपने, अच्छा नहीं लग रहा, आप यूं लिखें, यूं लिख दें सर, रीवैल्यूएशन गेन या लॉस। सर अब गेन, रीवैल्यूएशन का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में, तो फिर मैंने आपको कहा नहीं नहीं, ये दरअसल गेन नहीं है, ये तो दरअसल प्रीवियसली बुक्ड, हाँ रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लेकिन आप इसको रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस ना लिखना, ठीक है ना, ओके। इस तरह से गेन लॉस लिख लोगे तो सवाल सही हो जाएगा, गलती कोई नहीं करेगा आपकी, कोई यहां पर मैं फेल होने का तरीका बिल्कुल नहीं बता रहा आपको, ठीक है जी। आपने रीवैल्यूएशन गेन स्लैश लॉस लिख दिया तो कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यार ये तुमने तो रीवैल्यूएशन का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लिया, ये अनरियलाइज्ड है। भाई देखने वाला भी पढ़ा लिखा आदमी होता है, उसे पता है कि आपने 15 से ऊपर 1 रुपया नहीं उधर लिखा हुआ, इधर देखो 15 से 1 रुपया नहीं ऊपर, ये पॉजिटिव 15, तो चाहे गेन लिखते भी रहो, ये प्रीवियसली बुक्ड लॉस का रिवर्सल ही है, ठीक है। अब पूरी एंट्री और पूरी कहानी आखिरी बार सुनो। अगर कभी रीवैल्यूएशन आ जाए, ठीक है जी, और इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है तो क्या करोगे, इनकम स्टेटमेंट के अंदर फॉर द ईयर फिगर्स जाती हैं, बैलेंस शीट में एज ऑन जाती हैं, ठीक है। बैलेंस शीट के लिए जो बैलेंस शीट 19 की बना रहे हो, 19 की बैलेंस शीट बना रहे हो तो वर्किंग बड़ी तसल्ली से आप कर लेते हो, सही भी करते हो, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 19 की एसेट की क्लोजिंग वैल्यू उठाओ, उठा के बैलेंस शीट में लिख दो, जो मर्जी करते रहो। मैंने आपको कहा आपकी होम असाइनमेंट, अगर कॉन्फिडेंट होना चाहते हो इस बात पे, उस्ताद की बात पे रटन नहीं लगाते, कॉन्फिडेंट होते हैं घर जाके, तो आप क्या करोगे, आप 1 जुलाई 17 से 31 दिसंबर 19 तक का लेजर बनाओगे, कॉस्ट पे अलग, अक्यूमुलेशन व्हीकल को कॉस्ट पे रखोगे अलग, अक्यूमुलेशन अलग, और जब सरप्लस आए उसका लेजर भी बनाना खत्म हो तो जीरो भी कर लेना, ठीक है, सही है ना। ये तीनों लेजर्स बना के आप इस नतीजे पहुंचोगे जो मैं आपको कह रहा हूं, तो फिर आप रिलैक्स होकर कहोगे हाँ बस ठीक है, वैसे कर लेंगे, ओके। तो क्या करोगे जी, रीवैल्यूएशन आए तो क्या करोगे, बैलेंस शीट में 31 दिसंबर 19 के सामने वाला क्लोजिंग बैलेंस उठाकर लिख दोगे। रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर पड़ा है बैलेंस, जब नहीं पड़ा, पिछले साल के एंड पे नहीं पड़ा था 31 दिसंबर 18 पे नहीं पड़ा था, तो देखो कुछ नजर नहीं आ रहा, यहां पे कुछ भी नहीं है, यहां पे कुछ है ही नहीं, होता तो नजर आता, ठीक है। तो वर्किंग वाला क्लोजिंग ही आ रहा है, ठीक है। ये कोई फिगर ना नजर आने लग जाए आपको दूर से, ये मैंने डैश लगाने की कोशिश की थी, ठीक है, कुछ नहीं था, ओके। तो देखो 31 दिसंबर 18 क्लोजिंग 302 एसेट, सरप्लस क्लोजिंग कख नहीं है, कुछ भी नहीं है यहां पे, ठीक है, तो जीरो। ये तो वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, और इसमें 17 है, वो नजर भी आ रहा है कि गया था इस साल में, ठीक है। आगे आए 19 की बैलेंस शीट बना रहे हो, 19 का क्लोजिंग 19 के सामने 290 एसेट में लिखो, 5 रियल सरप्लस में लिखो, ठीक हो गया, डन। अच्छा अब यहां से ऑनवर्ड्स 19 है, तो 19 की डेप्रिसिएशन 32 प्रॉफिट एंड लॉस में, +2 की कोई एंट्री होती ही नहीं, एसेट डेबिट नहीं करना, इसका क्लोजिंग पहले ही पहुंचा दिया। हाँ ये ओसीआई से, ये फॉर द ईयर है, ये एज ऑन है, याद है बताया था आपको 0 + 5 = 5 है, ये 5/5 नहीं है, ये 0 + 5 = 5 है। कुछ कुछ समझ आ रही है, थोड़ा बहुत पल्ले पड़ रहा है, ठीक है। ये मुश्किल चीज थी इसलिए मैंने पहले कर दी, मुश्किल सिर्फ इसलिए कि पूरी कहानी नहीं ना पता आपको, ठीक है, उसका सा इंतजार है हफ्ते का जी। तो ये डेबिट नहीं करना, इसका क्लोजिंग उठा लिया, ये 5 ओसीआई से रूट होकर इधर जाता है, इधर लिख दो, यहां पहले लिख दिया मैंने आपको, जुगाड़ ऐसा बता दिया था, काम चल जाएगा, ठीक है। फिलहाल जुगाड़ कॉन्सेप्ट विल कम, ओके। और ये 15 की एंट्री क्या, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, यानी एक तरह की इनकम है, नहीं इनकम है, रिवर्सल ऑफ प्रीवियसली बुक्ड लॉस। लेकिन आपने यहां पर गेन लिख भी दिया तो आपको गलत इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहां पे आपने कौन सा 17, 18, 19 लिखा है, 15 तक तो प्रीवियसली बुक्ड लॉस का रिवर्सल ही है, तो वो उसको भी नजर आ रहा है कि ये प्रीवियसली बुक्ड लॉस रिवर्स हुआ, ठीक है जी बेटा। सरप्लस का रिवर्सल ओसीआई में लिखेंगे, लेकिन वो सवाल वो देखो ना, 6 साल का मैंने आगे वर्किंग की हुई है, वो जो आपने 31 दिसंबर
दो सवाल हमने किए थे रीवैल्यूएशन के, तीन तीन रीवैल्यूएशन वाले दो सवाल, एक स्टार्ट ऑफ द ईयर, एक एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। और हर रीवैल्यूएशन के दरमियान भी 2 साल थे, यानी वो 6 साल में फैला हुआ सवाल था। वो सवाल मैंने आपको करवाना है ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, यानी 6 तो नहीं, पहले 2 साल जब रिवैल्यूएशन होगी, पहला साल नहीं होगा, जब से रिवैल्यूएशन शुरू होगी, कोई 5-1 साल की मैंने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम बनानी है, 5 साल की सिटीजन इक्विटी बनानी है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना है ना, तो वो फिर बहुत लंबी चौड़ी बात है। पूरा एक लेक्चर कोई 1 घंटा तकरीबन बात उसके ऊपर ही 1 घंटा 10-15 मिनट होनी है, तो फिर जाकर ये बात समझ आएगी, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो होगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो नहीं है ना, तो काम चलाओ। ओके, आज का सवाल करो। अच्छा जी, शुक्र है पहले घर भी लिया, वैसे पहले वालों ने बगैर देखे भी एतमाद कर लिया था, आपको तो मैंने आज दिखा दिया कि देखो ये काम होना है कि नहीं। अब तो बिन देखे का सौदा ही नहीं है जी बेटा। घर जाके कैसे चेक करोगे? अच्छा, ये जी स्पेशलाइज्ड व्हीकल की जितनी भी बातें हैं वो मैं येलो कर रहा हूं। ओके, स्पेशलाइज्ड व्हीकल ने ठीक ठाक परेशान किया है, लग रहा था सबसे छोटी एडजस्टमेंट इसकी है, और मजे की बात है बाकी सब चीजें हैं भी आसान इसकी निस्बत। जी, ये टोटल कहानी है हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कोई चीज रह तो नहीं गई जी, मुझसे रह तो नहीं गई कोई चीज? ठीक है, वो येलो जो है स्पेशलाइज्ड व्हीकल से रिलेटेड सारी कहानी हमारे सवाल की। चलें आगे। अच्छा जी, दूसरे के चुप में पानी पीना है। तुम्हारी टीम है, तुमने मुझसे हारना है, फास्ट बॉलर। ग्राउंड में क्या मतलब? ग्राउंड में वो अच्छा खेलेंगे वो जीतेंगे, हम अच्छा खेलेंगे हम जीतेंगे। नहीं, स्ट्रीमिंग होगी सर, आपके मैच की स्ट्रीमिंग भी करनी है सर। बहुत करीब है मुकाबले का वक्त, कुछ घंटे बाकी हैं, अब तो यही को 15-16 गुजर ही रहा वक्त है। स्ट्रीमिंग भी होगी फेसबुक पे, सबके सबके सबकी, ठीक है। सर ग्रुप के एडमिन मैं ही उतनी से करूंगा। मुझे खुद नहीं पता, कोई कह रहा है फैकल्टी 11, कोई कह रहा है क्रिसेंट कलंदर। ये वो तो हमारी टीम है, क्रिकेट आप कुछ खेल लें सर। क्या मतलब हमारी टीम है? व्हाट डू यू मीन? वो टीएस की और उस्तादों की टीम है। नहीं सर, उसी में मैं शामिल हूँ, नहीं है जगह तुम्हारी। अच्छा जी, आगे पढ़े। हाथ दे यार जाने। नो सर, DL set up a manufacturing plant in a remote area at a cost of 280. The plant had a useful life of 8 साल. The plant was purchased on Yakam January 18 and was available for use on Yakam April 18. खरीदा जब मर्जी, हमारे लिए तो रेलेवेंट है यकम अप्रैल 18। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्टेड ऑन यकम जून 18। याद आई वो बात? यानी हर की हुई बात कहीं ना कहीं काम आती है। 3 डेट्स आई, ये मुझे याद है, एक सवाल के अंदर मैंने यूं साल बनाया था, नहीं तो मैं ओपन कर लेता हूं, सवाल भी मुझे याद है। गालिबन अम्मार वाला सवाल था, डेल्टा वाला, पास पेपर का शुरू वाला। दूर भी नहीं है, अल्लाह ने चाहा तो यही मिलेगा, ज्यादा दूर भी नहीं है। ये देखो क्या कहा था मैंने, एसेट रिसीव हुआ, रेडी टू यूज हो गया, ठीक है, और एक मैंने लिखकर फिर यहां पे लिख लिया था, ठीक है, और कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई। ये तीनों डिफरेंट डेट्स पे हो ना, तो डेप्रिसिएशन के स्टार्ट के लिए ये आपकी क्लास में बनाया हुआ है। डेप्रिसिएशन के स्टार्ट करने की डेट है जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हुआ, जिस दिन खरीदा डेप्शन नहीं करना, और जिस दिन रेडी टू यूज हो गया डेप्शन शुरू कर दो। अगर आपने कमर्शियल प्रोडक्शन लेट भी शुरू किया तो ये आपका कसूर है, एसिड इंडक्शन होना शुरू कर देना, ठीक है। शुक्र है करीब ही था, ये 16 के अंदर ही थे ना असल में ये सवाल करने आए हुए, याद आ गया मुझे। तो जी क्या जी, खरीदा तो हमने 1 जनवरी को था, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन हम इसको 1 अप्रैल ही समझेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, 1 जुलाई 18 पर DL रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट।
करते पता नहीं क्या है गवर्नमेंट ग्रांट का, नहीं करते क्या, लिखा हुआ था पाया ना, होश करो डिडक्टेड रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम, होश करो पढ़ा के गया था, बताना चाहिए था आपको जी। अच्छा 120 की गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई 1 जुलाई 18 को, हमें क्या जुलाई से, हमने वही बेसिस लगानी है बेटा। देखो इस दफा उलट बात हो रही है, इस दफा पहले एसेट आ रहा है, बाद में गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हो रही है, आपने उसकी परवाह नहीं करनी। क्यों? ये ना हो एसेट मुक जाए तो ग्रांट रह जाए, इसलिए जो बेसिस जो हशर वही नशर, यही था मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी कर लेते हैं, नो इशू, पढ़ तो लें। द सैंक्शन लेटर बताता है दैट इफ डीएल रिफ्यूजेस टू यूज द प्लांट इन द रिमोट एरिया बिफोर 31 दिसंबर 21, यानी कोई 18 में थोड़ा सा 18, 19, 20, 21, 4 साल, डीएल वुड बी रिक्वायर्ड टू रीपे ग्रांट इन फुल। लाइफ कितनी है एसेट की? 8 साल भाई साहब, लाइफ कितनी है? 8 साल, लाइफ कितनी है? 8 साल। हमें कंडूशन से कोई लेना देना नहीं होता था, हमने कहा था एसेट की लाइफ पकड़ो, हशर करो और साथ ही नशर करो, वही सारी बातें, कोई नई चीज नहीं है। तो ये खत्म हो गया जी, पॉइंट टू खत्म हो गया। इसमें लिखा होता कि एसेट की कॉस्ट में से हाँ तो बेटा ग्रांट कॉस्ट में से डिडक्ट कर देते, डेप्रिसिएशन फिर डिडक्टेड वो रिड्यूस्ड अमाउंट को डेप्शिट करते। क्या वो नहीं सीखा हुआ हमने? गल तो तुम इंज कर रहे हो, नहीं तो फनकारी ला रहे हो कि वो भी दसना ते भी दसना, जो है वही करो ना। ठीक है, फनकारियां लाते हो मेरे नाल। यार वो कहाँ है यार, वो तो मैंने किया ही नहीं हुआ, जुबानी ना करें। नहीं चलो अब सवाल पूरा करना है मैंने। ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसमें तीनों टॉपिक्स इकट्ठे दिए हुए हैं उसने। ठीक है, यूं समझो कि हम ये तीनों टॉपिक्स आज रिवाइज कर गए, और कुरैशी स्टील वाला सवाल करेंगे तो बोरिंग कॉस्ट रिवाइज हो जाएगा। सारा सिलेबस एकदम मुट्ठी में आज बंद करके घर जा रहे होगे, सिर्फ आप कहोगे जिंदगी में सिर्फ इन्वेंट्री का टॉपिक सुनने का मसला रह गया बस, और मसाइल ही अल्लाह ने सारे यहां तक के हल कर दिए। 6 टॉपिक्स ऐसे लपेट के साइड में रख के आज जाओगे घर इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा जी, चलो यार कर लो, अब इस बेचारे का भी कुछ कर लो यार, कर लो कुछ, एंट्रीज कर लें। चलो जी, इसकी एंट्रीज कर लेते हैं यार। वैसे मैंने एंट्रीज भी की होनी थी। कितने का एसेट है जरा बताना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लब भी गया कुछ ना कुछ। लो भाई, एंट्रीज आ गई जी। किस दिन आपने एसेट खरीदा? एंट्री क्या करोगे? जल्दी मैं मिटा लूं तब तक, आप जल्दी, मैं तब तक जल्दी मिटा लूं जी। जल्दी जी बोलो, जल्दी से बोलो। प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट कितना? 283 से प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। लाइफ है 8 साल और रेडी टू यूज हुआ 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, तो हाँ, खरीदा जब मर्जी है, मैं यही लिख लेता हूं, 1 अप्रैल ही लिख लेता हूं ताकि डेप्रिसिएशन में गलती ना हो। जर्नल एंट्री तो रिक्वायर्ड नहीं थी मुझे भाई। ठीक है, तो वो काम करूं जिससे मुझे हेल्प मिल जाए। फिर 1 जुलाई को गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव हुई कितने की? 120 से कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट। ठीक है जी, ओके। उसके बाद 280 की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1 अप्रैल 18 से 31 दिसंबर 18 तक 9/12 कितना आया? 26.2 ही रहने दो, 26 ही रहने दो। ठीक है जी, 26 हशर के साथ साथ नशर। 120 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 9/12 9/12। आप कहोगे सर बस एक बार करना है, एक बच्चे ने 1 जुलाई को ये ग्रांट आई थी तो 6 महीने 9 महीने कर दिया आपने। भाई ऐसे ही करना है, ठीक है, ताकि एसेट खत्म हो तो ग्रांट भी साथ ही खत्म हो। ठीक है, यही है अपनापन जी। ओके, कितना? 11 ठीक है जी। अगले साल जज्बात में आके 26 ही ना लिख देना,
280 बटा 8 है, बटा कोई नहीं लगना जी। जी 20 35 जी। और ये 120 डिवाइडेड बाय 8 और 15। लो भाई, यही 2 साल रिक्वायर्ड थे। अब एसिड 280 पे, साल के स्टार्ट में एसिड 280 पे आया, साल के एंड पे 26 से कम हो गया, अगले साल के एंड पे 35 से कम हो गया। एंट्रीज करनी है तो कर लो, डायरेक्टली लिख लेना जाके ब्रैकेट में। गवर्नमेंट ग्रांट 120 की लाइबिलिटी आई, 11 से कम हो गई और 15 से कम हो गई, इसके अलावा और कुछ भी नहीं था इससे रिलेटेड। कर लेते हैं जी, कर लेते हैं ऐसे ही। सबसे पहले प्लांट आ गया जी। अब कैलकुलेटर उठाओ, डायरेक्ट काम भी करना सीखें ना। कैलकुलेटर उठाओ, डायरेक्ट काम करना भी सीखें जी। 31 दिसंबर 18 के ऊपर मुझे प्लांट की बुक वैल्यू बताओ। 280 नहीं है भाई, 280 कॉस्ट है, 280 में से ये 26 माइनस होना है, तो 280 माइनस 26 पर्चे में भाई जरा डायरेक्ट काम कर सकते हैं जी। कितना आपको नहीं सर, सर हमने ना वर्किंग दिखानी है सर, प्लीज सर ऐसा नहीं करें सर, हमें वर्किंग दिखानी है। अच्छा जी दिखा दो। 2000 फिर मैं बाद में हटा दूंगा, ओके। तो 2018 280 से एसिड डेबिट हुआ। अब उसके बाद ये एंड पे क्या हुआ, डेप्रीशिएट। ये डेप्रीसिएशन किसकी है जी, प्लांट की। कितनी डेप्शन है जी, 26 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और प्लांट या एक्यूमुलेशन क्रेडिट। बस जी बताओ कितना आ गया, 254। वैसे क्यों वर्किंग उड़ाएं, आपका दिल करेगा तस्वीर बने उसमें वर्किंग भी हो। चलो कर लेते हैं यार, ये लो यार। अच्छा जी, उसके बाद जी 19 का साल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा इंशाल्लाह आ जाएगा जी। तो 254 को पकड़ लो। और फिर क्या हुआ जी, अगले साल मजीद एसिड 35 से डेप्रीशिएट हो गया। एंट्री 35 से नहीं, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। 219 रहेगी गवर्नमेंट ग्रांट। इक्विटी के बाद कोई और सरप्लस है एक आधा आ जाए, लाइन छोड़ दो नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर आकर। ये यार मिटाने वाले ने सब कुछ मिटाया है, मिटाने वाला कहाँ गया होगा, अब बुलाया था साकिब को, मुझे फिर याद आ गया वो। अच्छा चले, उसको मैसेज करेंगे दोबारा आ जाए फ्री जब हो जाए। डेफर्ड ग्रांट, ठीक है जी, एक ही है, इसलिए कोई नाम बेल वाले सवाल की तरह से लिखने की जरूरत नहीं है जी। 18 में ये रिसीव हुई, 120 से कैश डेबिट डेफर्ड लाइबिलिटी क्रेडिट। 18 के एंड पे 11 इनकम में गया, बोलो 11 इनकम में गया, तो जी ये आ गया नहीं, ग्रांट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट होती है। तो एंट्री बोलो डेफर्ड ग्रांट डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट। सब कुछ ही अलग अलग सीखा हुआ है हमने, ठीक है जी। बोले 109 19 109 से कहानी शुरू करते हैं। अगले साल कितनी इनकम में गया जी, कितना, 15 रुपए। डबल एंट्री तरतीब से कर लेते हैं, डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट ग्रांट इनकम, ठीक है। और ये क्लोजिंग कितना बन गया, 94। लो भाई, और तो कुछ नहीं है। इसका मतलब हमारे प्लांट से रिलेटेड जो इस सवाल के अंदर डिस्कशन है वो ग्रीन है बस। मिक्स, इसीलिए तो कलर अलग अलग कर दिए कि मिक्स ना हो, ठीक है। मैं कर देता हूं बेटा, आपको पिंक कलर भी कर देता हूं, ठीक है, कर देता हूं आपको। क्लास के बाद आ जाना ना जरा। ठीक है, ये ठीक है बेटा,
पहले पिंक भी तूने ही बोला है, ठीक मैंने नहीं बोला। तूने ही बोला है, मैंने तो जवाब तेरा समझ के ही लिया है बेचा। अच्छा जी सुने, कोई होर सी तो यार नाराज ना हो, मैंने इतना पता सी ने नाराज नहीं होना, पहले अगर कोई होर सी तो माफ कर देना। अच्छा जी, मुझे लगा इसने कहा, मैंने कहा इसकी मेरी तो गपशप। जी जी बच्चों सही है, मसला तो नहीं है, चलें आगे। A warehouse was given on कराया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गया है, ऐसे मुंह ना बना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गया, किराए पे दे दिया है ऑन 1 जनवरी 18। और मजे की बात, प्रीवियसली वेयर हाउस वॉज इन यूज ऑफ डीएल, यानी कि IAS 16 से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट हो है और PPE क्रेडिट, PPE में भी वेयर हाउस इसका नाम है ना, ठीक है। बहरहाल वेयर हाउस उधर भी है इधर भी है। अच्छा जी, अब कहता क्या है, ऑन 1 जनवरी 18 कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग लाइफ ऑफ वेयर हाउस वॉज 80 मिलियन एंड 16 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। क्यों दिया जी ये, जिस दिन ट्रांसफर कर दिया है उस दिन हमने कैरिंग वैल्यू को क्या करना है, उस दिन हमने रिमेनिंग लाइफ को क्या करना है। हाँ सही है, यूज करना हो अगर मैं वैसे इसको यूज कर लूंगा, मैं तो ये बता रहा हूं कि अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल पे रखते हैं, अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल पे रखते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, तो मुझे तो लाइफ शाइफ नहीं चाहिए होती, मुझे तो फिर फेयर वैल्यू चाहिए। डू नॉट डेप्रिशिएट, टेक इट टू फेयर वैल्यू, गेन लॉस विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये सीखा हुआ हमने, ठीक है। अच्छा अब वो कहता है कि जी फेयर, हाँ ये देखो ना, देखो वो बाद में देखता हूँ जब जरूरत पड़े। तो फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि जब वेयर हाउस ने हमारे पास आ जाना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो हमारे लिए ये फेयर वैल्यूज, साकिब खान इन्वेंट्रीज का जाके देखो लेक्चर नंबर कौन सा था प्री वालों का, और कितने लेक्चर्स में कितनी बात हुई, उसमें इन्वेंट्रीज के अलावा तो कोई बात नहीं हुई। ये देख के कंफर्म करो, और ये अभी के अभी ना अपलोड करवाने हैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में यूट्यूब पे, ठीक है ना। इन्होंने कल सुन के आना है पोर्टल पे, तो कल भी अपलोड हो जाए। तो बात समझ गए हो, प्री की जो आई थिंक 2 लेक्चर्स होंगे पूरे, इसमें NRV की रिवीजन है और पीरियोडिक परपेचुअल है, ठीक है ना, जरा देखो। अच्छा जी, ये क्या है, ये वेयर हाउस है और उसकी फेयर वैल्यूज हैं, यानी जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ने वेयर हाउस में पहुंच जाना है, मतलब वेयर हाउस ने जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में पहुंच जाना है, उलट क्या कहता मैं, तो उसके बाद फिर हमने ये काम करना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं जी कि 1 जनवरी 18 पर उसकी बुक वैल्यू कितनी थी। अच्छा यार, इसकी जरूरत हमें फिर पड़ी किस वक्त आके, जब हमें पुराने वाले एसेट की बुक वैल्यू चाहिए। तो कहता है वेयर हाउस वॉज गिवन ऑन रेंट प्रीवियसली, वेयर हाउस ऑन 1 जनवरी 18 कैरिंग वैल्यू वॉज 80। ये क्या है, बुक वैल्यू, किस दिन, 1 जनवरी 18 पे। तो 1 जनवरी 18 में बुक वैल्यू कितनी है जी, 180। इसी दिन, अच्छा 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 कर देता हूं, मैं कर देता हूं। अच्छा इसी दिन इसको ट्रांसफर करना है, ऐसा ही है। तो अब लाइफ का क्या करना है, अब तो कुछ नहीं करना, इसको लेकर जाना है रीवैल्यूड अमाउंट पे, इसलिए लाइफ को तो काट सकता हूं ना अब मैं, लो ठीक है। अब ये 80 से 104 पे लेके जाना है, तो IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल यूज करेंगे। नो नो नो, IAS 16 में ये पड़ा है, इसके पास इसका अपना फेयर वैल्यू मॉडल जिसे रीवैल्यूएशन मॉडल कहते हैं वो मौजूद है। तो IAS 16 इसको पहले रीवैल्यूड अमाउंट पर लाए, फिर करे ट्रांसफर, ठीक है। तो इसका मतलब इसको 80 से 104 पे कौन लेके जाएगा, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसको 80 से 104, एक लाइन छोड़ो, रीवैल्यूड अमाउंट लिखो, 24 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, ये चला गया इधर, ठीक है जी। बेटा ये भी हमारा अपना ही मॉडल, IAS 16 भी हमारे स्टैंड BP का सुतेला है मेरे चांद। मैंने कल ये पढ़ाया था कि अगर एसेट IAS 16 में पड़ा है और उसको ट्रांसफर करना है, तो पहले उसको IAS 16 में रहते हुए रीवैल्यू करेंगे। मैंने बकायदा ये अज्यूम करके ना ये फिगर सी भी यहां पे निकाली थी
कि पहले उसको रीवैल्यू करेंगे IAS 16 में रहते हुए, अब ये फेयर वैल्यू पे आ गया, अब इसे ट्रांसफर करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। वो तो मजबूरी के दर्जे में IAS 2 वाले एसेट को हमें अपने पास ला के फेयर वैल्यू पे करना पड़ा, वरना ऐसा नहीं होता। हम जब चीज को भेजते हैं या मंगवाते हैं तो फिर फेयर वैल्यू पे करके ही ये ट्रांजेक्शन करते होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो 104 पे एसेट आ गया, अब इसको ट्रांसफर किया हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। एंट्री बोलो जरा, एंट्री। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, क्योंकि फेयर वैल्यू पे ना फौरन मैंने लेजर बना लिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, PPE क्रेडिट, और ओ लो जी, कहानी खत्म, चला गया, ट्रांसफर हो गया, ठीक है। कहां से आया? खरीदा नहीं है, PPE से आया। अब यहां पर आई कैप और मेरा थोड़ा सा इख्तिलाफ था, ठीक है जी। इससे आगे मैं चाहता हूं कि इसको हम ना छेड़ें। हम कुछ उस्तादों का यही ख्याल था जिस वक्त ये अटैम्प्ट आई थी। बहरहाल ईमेल करना मैं भी हर दफ़ा भूल जाता हूं, तो इनसे पूछ लेंगे, ठीक है। उसूली तौर पे 24 ने ट्रांसफ़र होना होता है इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन के बराबर। क्या मतलब? जितनी डेप्रीसिएशन इंक्रीमेंटल चार्ज हुई है उतना ही ट्रांसफ़र कर दो रीवैल्यू सरप्लस से रिटेन्ड अर्निंग्स में। कितनी इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन चार्ज हुई है? एसेट ही नहीं बचा भाई। जब एसेट ही नहीं बचा तो केड़ी डेप्रीसिएशन ते केड़ी इंक्रीमेंटल, बात समझे हो, ठीक है। तो इसलिए इसको सरप्लस को यहां पड़ा रहने दो, ये सारी जिंदगी यहीं पर नजर आता रहेगा। आई कैप ने ना 16 वाली लाइफ को 24/16 करके बैठ जाओ, 24/16 करके यूज कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसको ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से ये जरा मुनासिब ट्रीटमेंट नहीं था, ठीक है। तो बहरहाल मैं तो अपनी मर्जी का ट्रीटमेंट ही करूंगा यहां पर, मैं इस 24 को यहां रहने दूंगा। कोई करना चाहे आई कैप के साथ मैच तो सोल्यूशन किताब के अंदर वो वाला मौजूद है, ये मैं करवाने लगा हूं, ठीक है। कर लें पहले ये काम, फिर बीच में रंगीना दिया करो जी। तो 18 के साल में पता नहीं कितनी डेप्रीसिएशन वगैरह रही होगी, हमें नहीं पता। साल के पहले ही दिन, शुक्र करो साल के पहले ही दिन हमने इस एसेट को क्या कर दिया, पहले रीवैल्यू किया फिर ट्रांसफर। रीवैल्यूएशन की एंट्री एक्यूमुलेटेड एब्सेंट डेबिट एसेट कुछ करते ही नहीं है। थोड़ी देर पहले तो सिखाया था कि 31 दिसंबर 18 पर जो वैल्यू पड़ी है उसे बैलेंस शीट में ले जाओ। PPE की जो वैल्यू पड़ी है, कितनी वैल्यू पड़ी है, कितनी वैल्यू है, देखो जरा यहां पे कुछ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं 31 दिसंबर 18 इसी के नीचे ही आना था ना, उससे पहले ही जीरो हो गया। मतलब PPE में कुछ नहीं पड़ा, वेयर हाउस नहीं रहे, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, यानी PPE नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, उसको हमने रखना है फेयर वैल्यू पे। उसका तो बड़ा ही आसान उसूल था कि हम जो फेयर वैल्यू गिवन होगी लेजर में उसको क्लोजिंग में लिखेंगे, गेन लॉस खटाखट, ठीक है जी। तो बताएं 31 दिसंबर 18 पर कितनी है फेयर वैल्यू? 90 जी, 96 कैसे 96 कैसे, अच्छा जी, 96 जी। तो लॉस आ गया 8 रुपए का, फेयर वैल्यू लॉस है, फेयर वैल्यू लॉस है। ये जाएगा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग। क्या मसला है? प्रॉफिट एंड लॉस जी। अब देखें, सारी बात देखते हैं। सबसे पहले रीवैल्यूएशन हुई, एसेट डेबिट हुआ और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हुआ। मैंने आपसे कहा था कि जो रीवैल्यूएशन सरप्लस आना है एज ऑन, ये तो देखो, ये इस तरह मैं लिखता हूं, मैं इस तरह करके देता हूं आपको, ये कहीं भी नहीं गया तो ये 24 ही पड़ा है। और ये डेप्रीशिएट वगैरह भी नहीं हुआ, ये डेप्रीशिएट वगैरह भी नहीं हुआ। मैं चलो वो भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए जो फर्क है ना। जरा सोल्यूशन है, एक दो बच्चे ने सर कर दिया, मुझे लग रहा है कि यहां कहीं फंस रहे हैं। जरा पहले ये एडवांस जरा मैं ये एडवांस, अच्छा जी, चुच क्यों, ऐसे ही चुच हर बात पे। अच्छा जी, इधर देखें जी। उसके बाद 31 दिसंबर 18 आया, मैंने कहा डेप्रीशिएट करो एसेट को, आपने कहा है ही नहीं। मैंने कहा फिर बच्चों ये भी कुछ नहीं है, फिर कोई इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन नहीं है। तो 31 दिसंबर 18 पर बुक वैल्यू एसेट की बताओ, आपने कहा जी कुछ नहीं। मैंने कहा सरप्लस, वो तो फिर है, ये क्यों कुछ नहीं, ठीक है।
ये तरह मैंने कहा पिछले सवाल जैसा हो जाए ना। अब क्या बताया था आपको, 18 की बैलेंस शीट बनानी है तो क्लोजिंग बैलेंस उठाओ और बैलेंस शीट में ले जाओ। हाँ भाई, ये जीरो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, यानी कि वेयर हाउस बैलेंस शीट में कोई नहीं है, पीपीई नहीं है, हाँ तो जीरो कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं लेके जाना, मतलब जीरो नहीं लेके जाना। नेक्स्ट, सरप्लस 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 का क्लोजिंग बैलेंस 24 ये नजर आएगा बैलेंस शीट में, इक्विटी में आएगा नजर, आएगा नजर। चेंज मैंने नहीं किया, आई कैप ने चेंज कर दिया, ये फर्क है थोड़ा सा, ठीक है। इस क्लोजिंग को उठाओ और ले आओ। रीवैल्यूएशन सरप्लस किसका जी, वेयर हाउस, कितना जी 24, ठीक हो गया। उसके बाद जी ये एंट्री, एसिड बढ़ गया कम हो गया, ये तो मैंने कहा था करना ही नहीं है। ये 24 आपको कहा था, इसने नजर आना है ओसीआई में। समझ तो ये आज नहीं आना, बस इसका तो फिलहाल रट्टा ही लगाया हुआ है कि अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट हिट हो जाए रीवैल्यूएशन के दिन, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमने उसे ओसीआई में लेकर जाना है। हमारे दोनों केसेस में पॉजिटिव ही आया, नेगेटिव नहीं आया, लेकिन जब करेंगे उस दिन मैंने आपको 4-5 साल के लिए ये काम करवाना है, तो उसमें इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। तो 24 का सरप्लस अरोज हुआ और वहां से रूट होकर, ये समझाया था ना, वहां से रूट होकर चला गया बैलेंस शीट में, ठीक है। तो 24 ये रीवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ वेयर हाउस कितना जी 24, ये 24 का देखो इधर से रूट होकर आ गया इक्विटी में, ठीक हो गया। अब आई कैप और मेरा सिर्फ ये फर्क है, आई कैप ने क्या किया, अगले साल में यहां से 24 में से कुछ इंक्रीमेंटल डेप्शन के नाम पर माइनस कर दिया, यानी 24 डिवाइड बाय 16 करके 2 बनता है। 16 रिमेनिंग लाइफ है कितनी थी, रिमेनिंग लाइफ 16 के बना ना सवाल में है, तो ये 24 का पड़ा था, तो 24 डिवाइड बाय 16 करके 2 को ट्रांसफर कर दिया, तो अगले साल यहां पर 22 नजर आया, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। लेकिन मैंने ये नहीं किया, बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 31 दिसंबर 18 पे भी ये 24 है, ये 31 दिसंबर 19 पे भी 24 ही रहेगा, अनलेस के ये वेयर हाउस असल में बिक जाए। जिस दिन बिकेगा ये सारा उठा के उस दिन फेंक देंगे रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है ना। तो फिर कहां थे हम, ये देखो रीवैल्यूएशन सरप्लस आज भी 24 पर ही रहेगा। आई कैप में ये 22 पे हो गया था आई कैप के सोल्यूशन में, ठीक है, मैंने इसको नहीं छेड़ा, ओके। यहां पर तो कुछ नहीं होना, यहां पर तो सेम, यहां पर तो इस साल कुछ भी अरोज नहीं हुआ, ठीक हो गया। ये क्या किया, अभी मैंने व्हीकल को निकाला है, फेंका है बाहर, ये व्हीकल कह रहा हूं, वेयर हाउस को बाहर फेंकना था, इधर देखो वेयर हाउस को बाहर फेंकना था, इधर देखो वेयर हाउस को बाहर फेंकना था। पहले मैंने इसे रीवैल्यू किया 24 पर, ये रीवैल्यूएशन सरप्लस नजर आना शुरू हो गया। 18 की बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है, 19 वैसे ही जिस बात में आके मैं लिख गया था, 19 को मैं मिटा देता हूं ताकि 19 की बारी पे 19 लिख लें, ओके, वो लिखा रहे, खैर है। अच्छा जी, ये देखो भाई, मैं कह रहा हूं कि वेयर हाउस को मैंने निकालना था, पहले इसको फेयर वैल्यू पे लाया, रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई से रूट होकर इधर आ गया, फिर ये चला गया, यहां से क्रेडिट होके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ गया। अब मैंने कहा ये रेंट पे आजा भाई, चल शाबाश फेयर वैल्यू पे, तो क्या आ गया 8 रुपए का लॉस। इस 8 रुपए के लॉस की जरा एंट्री तो फरमा दें, फूट दें जी। फेयर वैल्यू लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में आए। ये मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई थी यहां पे, ये यहां पे मैं लिखता हूं फेयर वैल्यू गेन। अच्छा वैसे ना इनको करीब ही ना रख दें, वो ऐसी मिक्स जरा ज्यादा अच्छा लगेगा। इनको ये पौधे वाली इनकम और पौधे वाला एक्सपेंस, चल भाई चल, मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैच हो ना ऊपर जाके, जगह छोड़ हमारे लिए। लो जी गाली जगह करा ली हमने। हाँ भाई क्या चीज है, हाँ फेयर वैल्यू गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। 18 में आ गया फेयर वैल्यू लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। किधर गया यार, ये रहा जी, 8 रुपए से प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पहले ही हमने किया हुआ है क्रेडिट, डन। और तो और
ये क्लोजिंग अब चला जाएगा बैलेंस शीट में। कल सिखाया था ऐसे ही, ठीक है जी। तो 96 नॉन करंट एसेट्स में प्लांट नहीं बेटा, वेयर हाउस है। हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखो, ज्यादा बेहतर है। बल्कि यूं करो, स्पेशलाइज्ड व्हीकल कहां पड़ा है जी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आइटम है। प्लांट किधर है? ये भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आइटम है। और तो और वेयर हाउस भी पड़ा है, लेकिन ये क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। इसके लिए कोई वर्किंग ना करें हम तो वर्किंग नंबर 3 का क्लोजिंग सिर्फ इधर लिखें, कोई भी वर्किंग ना करें, सिर्फ क्लोजिंग लिखें। क्लोजिंग इज 96। तो 96 इज द वेयर हाउस क्लोजिंग। अगला साल आया, क्लोजिंग बन गया ओपनिंग। और अगले साल की फेयर वैल्यू 115 को बनाओ क्लोजिंग 115। क्या बन गया फिर? कितना? 19 का आ गया गेन। फेयर वैल्यू पर आ गया गेन। गेन भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चला गया 19 पॉजिटिव, और बैलेंस शीट में चला गया 115 का क्लोजिंग। और हमें चीजें समझ आ रही हैं उम्मीद है। और 115 क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाते हुए लिखते जाओ, रास्ते में बैलेंस शीट पढ़नी है 115। और प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 19 रुपए का, थक गया मैं, 19 रुपए का गेन। लो भाई, तो फेयर वैल्यू, सवाल खत्म हो गया ना, आप पता लगा थक गया थोड़ा। फेयर वैल्यू, गेन लॉस, ओके, और ये वेयर हाउस। लो जी, हर एडजस्टमेंट को डिफरेंट कलर एलोकेट कर दिया मैंने मेन रिक्वायरमेंट में, ठीक है। बस ये जरा ध्यान में रखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, और ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम है, और ये बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स हैं, और ये इक्विटी है, और ये नॉन करंट लायबिलिटी, ताकि ज़रा दूर से पता लगे ये हेडिंग्स हैं। ओके जी, वर्किंग तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके सामने होना चाहिए। नहीं दिखाता। बहुत ही टाइम लेगा यार वैसे। वो जो थोड़ी देर पहले इतने बड़े बड़े दावे किए थे, आज हम ये भी करेंगे ये भी करेंगे, वो करके ही जाएंगे इंशाल्लाह। आप लोगों की मेरी तो ठीक है यार। उन्हें को मुझे चाय की प्याली दे दें, ये दिमाग चल पड़ेगा फिर। हाँ जी, उसकी वजह बता दी है। एसिड बचा ही नहीं कि वो जैसे जैसे डेफिसिट हो इंक्रीमेंट ऑप्शन के नाम पे इसको कम करें। हाँ जी, जब तक एसिड असल में बिक नहीं जाता ये पड़ा रहेगा। जैसे लैंड का पहले पड़ा रहता है सरप्लस, लैंड का सरप्लस ऐसे ही होता है, आ जाए तो पड़ा रहता है। हो रहा है ना शो? ओहो सॉरी, ये भाई साहब, ओ भाई सारे सोल्यूशन वालों, ओ सारे तस्वीरों वालों, ओ दुनिया वालों, इधर देखो, ये 24 ने नजर आना था इधर भी, वो मैंने पिछले मिटाया। मैं कहा यार दोबारा लिखूंगा 19, लिखा ही नहीं। ये लिख लो भाई। हाँ नहीं, दोबारा ना, कैमरे निकालो, घर पे याद रखना बस 24 ने आना है। ले जी, बच्चे कह रहे हैं 5 मिनट की ब्रेक। ओके जी, 5 मिनट की ब्रेक, कैमरा पॉज कर दें, उन्होंने रिकॉर्डिंग देना बददी रहे। अच्छा जी, सुने जी, सुने, ये पिक्चर जिसने लेनी है ये ले लीजिए। अच्छा, और सुने आप मेरी बात,
जो कुरैशी स्टील वाला सवाल है वो थोड़ा लेंथी सवाल है, उसको होमवर्क में कर लें, एक ट्राई और कीजिएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है उसमें वैसे, बस थोड़ा सा हिम्मत की ज़रूरत है। वैसे तो टेस्ट रिजल्ट ने मुझे बता दिया है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन फिर भी मैं आई वुड लाइक टू डिस्कस, एटलीस्ट पूरा सवाल कराऊंगा नहीं तो डिस्कस को करूंगा। आप ज़रा आ जाए आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बकाया जात पे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एक नज़र देख लेते हैं, ठीक है, कि क्या कुछ उसमें रहता है। सबसे पहले डिस्क्लोजर्स की बात कर लेते हैं। पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट मुझसे सुन लो। एक डिब्बा अभी भी छोड़ दूंगा, वो नहीं डिस्कस करूंगा, छुट्टी दे दूंगा। 3:45 तक मेरा इरादा था, आज आप लोगों को छुट्टी दे दूंगा मैं, ठीक है। ओके, तो अभी उसमें 12 मिनट हैं। अगर आप लोग खामोश बैठेंगे, खामोशी से जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ये 12-14 मिनट जितने हैं ये इन्हीं के अंदर अंदर कवर हो जाएगा। और अगर आप लोग बोलेंगे, डिस्टर्बेंस करेंगे, तो ये टाइम बढ़ जाएगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से, इत्मीनान से और पूरा फ्रेश हो जाए। एक बार ये समझ लें कि बस ये 12-13 मिनट ही हैं जो हमने आखिरी ज़बरदस्त से लगाने हैं, ठीक है। तैयार हैं फिर? चलो, पार्टली ऑक्यूपाइड पे आते हैं, पहले डिस्क्लोजर्स पे चलें। ये सब नोट्स ही बनाने लगे, और की करना है? कोई बात नहीं यार, आ गई थी तो चुप कर जाना, चुप कर जा, कहा है टाइम बढ़ेगा। किधर का सांप वाला सवाल? ये रहा। अच्छा जी सुने, ये रिकॉर्डिंग चल रही थी, सुने। कल एक लाइन लिखी हुई थी, अच्छा चलो छोड़ो, वैसे एक नजर डालें जरा इस पे पहले जी। अगर फेयर वैल्यू मॉडल हो तो हम क्या कुछ बताते हैं, हम ये, अच्छा ये देखो, पहले तो ये देखो कि फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल में फर्क क्या है। देखो 1 2 3 लाइनें लगी हुई हैं, लाइनें, ठीक है। फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं होती, कॉस्ट मॉडल में होती है, ठीक है। खैर यहां तो मजबूरन हमने लगाया था बलूचिस्तान बिल्डिंग पे, और एडिशनल डिस्क्लोजर भी देने हैं एनीवेज। लेकिन अगर आप ये नोट अपने सामने रखें और मैं आपसे पूछूं कि यार ये बताओ कि फेयर वैल्यू मॉडल हो चाहे कॉस्ट मॉडल हो, कौन सी चीज लाजमी डिस्क्लोज कर रहे हैं हम? ये लाजमी लिख रहे हैं कि फेयर वैल्यू मॉडल यूज हुआ या मॉडल। और अगर कॉस्ट मॉडल है, ये हंसने की बात नहीं है, अभी देखना, आपकी हंसी में बंद करता हूं, इधर देखें। फॉलोइंग डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड इन IOT। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू बोथ फेयर वैल्यू मॉडल एंड कॉस्ट मॉडल। जी, दोनों मॉडल्स पर कौन से डिस्क्लोजर्स एप्लीकेबल हैं? वेदर फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड, ये स्टैंडर्ड ने कहा हुआ है, हमने बता दिया जी, फेयर वैल्यू मॉडल या कॉस्ट मॉडल यूज्ड। फिर मेथड एंड अजम्पशन अप्लाइड इन अराइविंग एट फेयर वैल्यूज, जैसे पहले लाइन लिखा करते थे ना, पर्चे में अगर लिखी हो तो वैसे ही लिख देना। ये बलूचिस्तान प्रॉपर्टी के बारे में बाद में लिखते हैं, ठीक है ना, लिखना है इसको भी बाद में लिखते हैं, वो हम यूं लिख देंगे जैसे रियल अमाउंट के बारे में लिखते थे ना, इधर लिख देंगे फेयर वैल्यूज आर डिटरमिन्ड। अच्छा ये कब लिखेंगे? जब सवाल के अंदर ये बात गिवन होगी, जब नहीं होगी तो जरूरत नहीं है। लेकिन खैर मैं तो ये कहूंगा कि ये लाइन इतनी को बंदा लिख भी सकता है, ठीक है। फेयर वैल्यूज आर डिटरमिन्ड बाय ABC and company
एन इंडिपेंडेंट, और यार रीवैल्यूएशन में तो फेयर वैल्यू ही होती थी ना, वही लाइन आ गई, एन इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूअर्स ऑन द बेसिस ऑफ, अगली बात अब जो हो वो लिख देना, अगर ऐसी बात ना हो सिर्फ वैल्यूअर का नाम लिख देना, ठीक है जी। द एक्सटेंट टू विच फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाज बेस्ड ऑन वैल्यूएशन बाय अ क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ये दोनों बातें मैंने, पहली बात तो हो गई ना, नीचे मेन सब नोट के नीचे ही मैंने लिख दिया था ये, ठीक है ना। उसके बाद ये दोनों पॉइंट्स 2 और 3, ये 2 और 3 हमारे सवाल में 9.1 में कवर हो रहे हैं, जरा देखें 9.1 में कवर हो रहे हैं, चेक करें जरा, 2 पॉइंट्स अपनी किताब पे पढ़ें, 2 और 3 किताब पे पढ़ें और नोट के अंदर देखें, ये दोनों कवर हो रहे हैं 9.1 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग, कल जो चीज गायब कर दी थी, गायब मतलब लिफ्ट नहीं कराई थी, वो एक लाइन थी इधर लिखी इसलिए हुई थी, रेंटल अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज टोटल्ड 2 मिलियन। भाई दो बातें आपने लिखा करनी है, एक रेंटल कितना अर्न किया और दूसरा वो रेंटल अर्न करने के लिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने खर्च किए। क्या मतलब आपने अगर एक प्लाजा बनाया 10 मंजिला, उसको सारे के सारे को आपने किराए पे चढ़ा दिया, उस पे दुकानें भी हैं, दफ्तर भी हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं। अब वो 10 मंजिला जो प्लाजा है उसको मैनेज करने के लिए आपने अपनी टीम रखनी है, एडमिन स्टाफ की सैलरीज आपका खर्चा है, फिर जैनिटोरियल स्टाफ रखना है सफाई करने के लिए, उसका खर्चा आपका खर्चा है, ठीक है ना, आप तनख्वाहें दोगे, फिर सिक्योरिटी वगैरह रखोगे, सिक्योरिटी गार्ड्स रखोगे, उसका खर्चा आपको पड़ेगा, फिर आपने जनरेटर का बैकअप दिया हुआ है, वो सारे खर्चे आपको क्यों पड़ रहे हैं, आप किराया ले रहे हैं किराएदारों से, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, किराया अर्निंग है और वो किराया अर्न करने के लिए कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको सवाल के अंदर अगर ये लाइन लिखकर दे दे, अर्निंग इतनी हुई है, इतना हमने रेंट अर्न किया या इतने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने इनकर किए हैं, तो आपने चुप करके उनको भी एज इट इज सब नोट के अंदर लिख देना है, कोई बड़ी मुसीबत में पड़ने की जरूरत कतई नहीं है, ठीक है जी। तो यहां पे आप लिखोगे कितना है जी, रेंटल अर्न ऐसे ही लिख दो, रेंटल्स अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, सवाल में गिवन था, कल मैंने पढ़ाया नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि इस नोट में इस्तेमाल नहीं होना था, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज टोटल्ड रुपीज, चलो टोटल्ड रुपीज 2 मिलियन, ठीक है जी। ऐसे ही अगर वो एक्सपेंस दे दे तो यूं लिख दोगे साथ ही एक और लाइन, एक ही को कंटिन्यू भी कर सकते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कोई मसला नहीं, सिर्फ लिख के देना है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेंटल इनकम, टू अर्न रेंटल्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज टोटल्ड या अमाउंटेड टू रुपीज, टोटल्ड या अमाउंटेड टू रुपीज डैश, सवाल में नहीं गिवन, ठीक है जी, सही है। ये पढ़ो, अमाउंट्स recognized as income or expense in statement of profit or loss for rental income and operating expenses। सवाल में हो तो लिख दो जी, नहीं है, यानी कि अगर आप यूं कहें तो मुझे ये कहना चाहिए कि ये सब नोट इस सवाल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे डैश आ रही है, पर मैंने तो आपको समझाने के लिए लिखना था ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी डिटेल्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन, उसी तरह से आइए 16 की तरह से कि आपके अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, आप उसको आगे बेच नहीं सकते हो, टाइटल पे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है या कोई स्टे ऑर्डर हुआ है, तो वो रिस्ट्रिक्शन बता दो। फिर आपने फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपने आज
22 है, आपने कॉन्ट्रैक्ट, आपकी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि 2023 में आप बुर्ज खलीफा खरीद लेंगे और उसको किराए पे चढ़ा देंगे, ठीक है। अब आप अपने यूज़र को बताना चाहेंगे कि हमने फ्यूचर में एक कमिटमेंट कर ली है, वो कमिटमेंट एग्रीमेंट हो गया हमारा शेख से, ठीक है, हम खरीदने जा रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाएंगे, हम उसको रेंट पे चढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप अपने यूज़र को ये बताना पसंद करोगे या नहीं करोगे? तो ये बात है। पहली बात, डिटेल्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन और एबिलिटी टू रियलाइज इन्वेस्टमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू परचेज, कंस्ट्रक्ट और डेवलप। क्या मतलब? ऑब्लिगेशन है, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आपने कि फ्यूचर में आप खरीदेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया दोनों मॉडल्स पर एप्लीकेबल, ठीक है। अब सिर्फ फेयर वैल्यू मॉडल पर क्या क्या एप्लीकेबल है, अब ये देखने के लिए आपने ये बलोचिस्तान प्रॉपर्टी वाले को नजर में नहीं रखना, बाकी तीनों को रखना है, ठीक है। क्या कह रहा है जी? देयर मस्ट बी अ रेकंसिलिएशन। अच्छा जी, लगता है वो इसकी बात कर रहा है कि ओपनिंग और क्लोजिंग और इसके दरमियान आने वाली मुख्तलिफ चीजों, इसी को रेकंसिलिएशन कहते हैं ना, ठीक है। कहते हैं देयर मस्ट बी अ रेकंसिलिएशन इन नोट्स बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। वही 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 बात है जी, बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, शोइंग एडिशंस, इसको निकाल दो, काट दो इसको, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। शोइंग एडिशंस और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स के नेट गेन लॉसेस, और ये भी नहीं है, ये कंसोलिडेशन एफएआर 2 में, ठीक है। हम तो इससे भी आगे बढ़ गए भाई, इसने सिर्फ लिखा है एडिशन और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। हमने तो एडिशन भी दिया, डिस्पोजल भी दिया, ट्रांसफर भी दिया, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी दे दिया इसमें, ठीक है, ओके। तो वी आर सेफ। अच्छा जी, वो कहता है आगे, रेकंसिलिएशन शुड सेपरेटली शो एनी अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूडेड एट कॉस्ट बिकॉज देयर फेल्यूर। देखो देखो, रेकंसिलिएशन में बलोचिस्तान प्रॉपर्टी को हमने अलग ही तो शो किया सारा। क्यों शो किया अलग? इसको अलग ही शो किया, किसी में छुपाया नहीं कि इसकी कॉस्ट लायबिलिटी मैयर नहीं हो सकती। ने कहा जी अच्छा, फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंक्लूडेड एट कॉस्ट देयर मस्ट बी एडिशनल डिस्क्लोजर्स। जो कॉस्ट पे है उसके लिए एडिशनली बताओ। बलोचिस्तान की प्रॉपर्टी है, दूर दराज इलाके में है, रेंज उसकी ये है, यही बातें की थी मैंने आपको, ठीक है। तो यहां पे आप लिखोगे आके सब नोट्स में 9.4 बलोचिस्तान प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू ऑफ बलोचिस्तान, इधर देखो, इधर देखो, ये ऐसे फेयर वैल्यू ऑफ बलोचिस्तान प्रॉपर्टी हैज नेवर बीन डिटर्मिनेबल। इससे आगे कुछ लिखा नहीं है सवाल में, तो कहानी बस, लेकिन मैं अपने एग्जांपल के तौर पर बताता हूं। बिकॉज इट इज सिचुएटेड इन अ फार अवे प्लेस एंड देयर इज नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्टिंग है, ठीक है जी। उसके बाद एंड द फेयर वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 10 to 20 मिलियन, ठीक है। अब ये बातें उसने कहा सवाल में, स्टैंडर्ड में, कि लिख के बता दो उस प्रॉपर्टी के बारे में जिसको आपने कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है मजबूरन, जिसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती। ठीक हो गया जी, डन है, चलो। अच्छा जी, उसके बाद कहता है अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कॉस्ट मॉडल यूज करने के लिए डेप्रिसिएशन मेथड भी बताओ। बता दिया जी। यूजफुल लाइफ वगैरह भी लिखा होगा, यूजफुल लाइफ का रेट भी बताओ, बता दिया है जी। उसके बाद ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ और एक्यूमुलेशन बताओ। ये तो वही आया 16 शुरू हो गया जी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट बताओ और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताओ। बिगिनिंग पे बताओ और एंड पे बताओ। बिगिनिंग पे बताओ और एंड पे बताओ। बिगिनिंग पे बताओ और एंड पे बताओ। ये सारा बलोचिस्तान प्रॉपर्टी है, इसकी बात हो रहा है, इसकी बात ठीक है जी। उसके बाद चुप कर जाओ। अच्छा जी, रेकंसिलिएशन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एडिशन, डिस्क्रिप्शन, एसेट क्लासिफाइड फॉर IFRS 5 नहीं है। उसके बाद कंसोलिडेशन नहीं है, फिर इंपेयरमेंट, ट्रांसफर्स, ठीक है। अच्छा, अगली बात वो कहता है कॉस्ट मॉडल यूज करना है बेशक करो, कॉस्ट मॉडल यूज करना है बेशक करो, लेकिन फेयर वैल्यूज को नीचे अंग्रेजी में लिख के जरूर बता देना।
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड ने फेयर वैल्यू पे इतना जोर दिया, कहता है अगर आपने सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज पे कॉस्ट मॉडल लगाना है ना, बेशक लगाओ, दुनिया की कोई ताकत आपको मजबूर नहीं करेगी कि आप एसेट को फेयर वैल्यू पे शो करें। पर एक काम कर दो, आप नीचे सब नोट्स में ना यूं लिख के बता दो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर वाली जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी फेयर वैल्यू इतने 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 रुपए है। हालांकि हमने कॉस्ट मॉडल पे रखा है लेकिन सिर्फ फेयर वैल्यू यूजर को बता रहे हैं, बस ये बता दो। ये बात उन्होंने लिखी हुई है, व्हेन कॉस्ट मॉडल इज यूज्ड फेयर वैल्यू शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज। और फिर अगर इस सूरत में आपने कॉस्ट मॉडल पे सबको रखा है और किसी एक की फेयर वैल्यू नीचे नहीं दी जा सकती, तो उसके बारे में वो एडिशनल डिस्क्लोजर भी आपने देने हैं जो थोड़ी देर पहले आपको बताए गए। ठीक है जी, तो ये क्या है जी, ये डिस्क्लोजर्स है। ठीक है जी, ये रेकंसिलिएशन है बेटा। ये ओपनिंग से क्लोजिंग तक कैसे पहुंचे, 5000 में कुछ भी एड लेस नहीं किया। ओपनिंग से क्लोजिंग तक कैसे पहुंचे, 400 रुपए ऐड करके, रेकंसिलिएशन। ओपनिंग से क्लोजिंग तक कैसे आए, ये सिफर से 1000 और 500 ऐड करके। ओपनिंग से क्लोजिंग तक कैसे आए, 3000 में से 4000 माइनस के 1000, तो ये रेकंसिलिएशन है। ठीक है, अच्छा जी, सारा चैप्टर आपने पढ़ना है। फिलहाल पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग और एक और छोटा सा डिब्बा मैंने एक्सक्लूजन की बात की थी, वो ना पढ़िएगा। थ्योरी सारी पढ़ के आनी है, सुन लें सुन लें सुन लें। और जी जी, सारा चैप्टर पढ़ लें ताकि उसमें से पता लग जाए कोई चीज रहती तो नहीं। जो 2 चीजें मैंने छुड़वाई हुई हैं उनके अलावा कौन कौन सी हैं सुन लें, जाते जाते सुन लें। ओहो, इस चैप्टर में थोड़ी होंगी, IS 40 में होंगी। इधर देखें जी, ये मैंने कहा था पार्टली ऑक्यूपाइड बिल्डिंग को फिलहाल नहीं पढ़ना, इतना सा एरिया प्लीज। अच्छा जी, एक ये डिब्बा नहीं पढ़ना आपने, और एक ये कॉस्ट स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड वाला डिब्बा नहीं पढ़ना। उसके अलावा सारा चैप्टर इंक्लूडिंग अब तो डिस्क्लोजर्स भी आपने पढ़ डालना है। ठीक है, अच्छा अब ऐसा करें, थोड़ा सा ना आप अब इस तरफ आएं, क्योंकि मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में तो मुझे MCQ शुरू कर ही देने पड़ने हैं। आधे घंटे में आपकी क्लास में किया करेंगे, लेकिन MCQs रोज थोड़ा ही होने हैं, 4-5 दिन में सारे हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता करके। तो आप 1 बाय 1 ना MCQs करना शुरू कर दें ताकि निशानियां लग जाएं आपकी तरफ से, मसले किस में आए। मैंने तो अपनी तरफ से सोचना ही है, आप भी सोच लीजिएगा। तो IAS 23 और IAS 20 और IAS 40 ये MCQs आपने करने हैं। सबसे पहले कौन से करना चाहोगे, स्टार्ट यहां से करते हैं ना। सबसे पहले IAS 40 के करें जी। आज आपने संडे पे IAS 40 के MCQs करने हैं, जो सवाल करवाया इसको रिवाइज करना है, जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अच्छा जी, माजरत मैं भूल गया, मंडे लिमिटेड भी आपके होमवर्क में था, IAS 16 में मंडे लिमिटेड। अल्लाह हाफिज।